नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नई कहानी में। और ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको, ऐसी कहानी है जिसको पुलिस को काफ़ी मशक्क़त के बाद ढूंढ पाई आखिर मरने वाली कौन थी और मारने वाले कौन थे। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के ततारपुर, अलवर ज़िले में ततारपुर एक कस्बा पड़ता है, वहाँ से शुरू होती है। वहाँ एक इंदिरा बस्ती है जहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। रोड से गुजरते हुए लोग वहाँ से जाते हैं। तो वहाँ ततारपुर के पास जो इंदिरा बस्ती है उसमें पुल के नीचे एक बोरी दिखाई देती है राहगीरों को, और उस बोरी से खून रिस रहा होता है। काफ़ी भीड़ लग जाती है, लेकिन अचानक पुलिस थाने का एक फ़ोन बजता है। फ़ोन में सूचना दी जाती है कि इंदिरा बस्ती के पास एक बोरा है जिसमें से खून रिस रहा है। जब पुलिस को ऐसी सूचना मिलती है तो पुलिस वहाँ एक टीम तैनात करके वहाँ पहुँचती है, और पहुँचने के बाद उस बोरे की तलाशी ली जाती है। और बोरे की तलाशी लेती है तो पुलिस को पता लगता है कि इस बोरे में एक लड़की की लाश है जो किसी ने मार करके और उसके टुकड़े कर करके बोरे में डाल करके उसको वहाँ फेंक दिया है। पुलिस उस लाश को बरामद कर लेती है, पुलिस हॉस्पिटल पहुँचा देती है, और पुलिस चाहती है कि किसी न किसी तरह से इस लड़की के बारे में पता किया जाए। वो आसपास के गांव में पूछताछ करती है कि यह लड़की आखिर कौन है। उसकी एक फ़ोटो सभी गांव वालों को, आसपास के लोगों को दिखाई जाती है, लेकिन पुलिस को कोई उस लड़की के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती है। और पुलिस चाहती है कि पोस्टमार्टम जब करवाया जाए जब उस लड़की के घर वाले या रिश्तेदार कोई मिल जाए, लेकिन पुलिस की लाखों कोशिशों के बाद भी नहीं मिल पाता है। तो पुलिस उसकी पोस्टमार्टम करवा देती है। और अगले ही दिन सुबह अखबारों में, लोकल न्यूज़ पे उस लड़की की फ़ोटो के साथ एक खबर दी जाती है कि लापता लड़की की एक लाश मिली है पुलिस को, और कोई भी इसको जानता है, पहचानता है तो पुलिस से संपर्क करे। लेकिन पुलिस के इंतजार करने के बाद भी वहाँ कोई नहीं पहुँचता है, उस लड़की के बारे में कोई सूचना नहीं दी जाता है। आसपास के गाँव में जब ये बात पता की जाती है तो कहीं से भी कोई लड़की के गायब होने की कोई सूचना नहीं मिलती है। पुलिस धीरे धीरे अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, कोशिश करती है किसी न किसी तरह से इस लड़की का कोई जानकार, रिश्तेदार पुलिस को मिल जाए, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी वो नहीं मिल पाता है। तो पुलिस उस लड़की की तलाश में आसपास के उसकी तलाश की जाती है। काफ़ी होटलों की जांच पड़ताल के बाद एक होटल का जो गार्ड होता है वो पुलिस को बताता है कि करीब 14 तारीख को एक गाड़ी थी जो यहाँ से लगातार 2-3 चक्कर लगाए थे, और वो हमें वो संदिग्ध लग रही थी कि उस गाड़ी में ऐसा कुछ तो ज़रूर था जिससे वो बार बार चक्कर लगा रहे थे। और पुलिस इसी जांच कड़ी को पकड़ के जांच आगे बढ़ाती है, और पुलिस सीसीटीवी कैमरे की जांच भी करती है, लेकिन गाड़ी का नंबर पुलिस को नहीं पता लग पाता, ना ही वो गार्ड बता पाता। लेकिन इतना तो बता पाता है कि गाड़ी दिल्ली नंबर थी, डीएल नंबर से उसके नंबर चालू थे, सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, और कंपनी के बारे में भी वो पुलिस को कुछ नहीं बता पाता है। होटल के सीसीटीवी कैमरों में भी स्पष्ट नज़र नहीं आते हैं उसके नंबर। तो पुलिस उसकी जांच को आगे बढ़ाते टोल टैक्स जो होते हैं उसके सीसीटीवी कैमरों को खंगालना चालू करती है, और उसमें से दिल्ली पुलिस की हज़ारों गाड़ियां जो उस दिन राजस्थान में घुसी थी भिवाड़ी टोल से, काफ़ी गाड़ियों की एक लिस्ट तैयार की जाती है। लिस्ट तैयार करने के बाद दिल्ली पुलिस को ये सूचना देती है कि दिल्ली नंबर की गाड़ी थी, और ऐसे ऐसे इन गाड़ियों के हमने नंबर नोट किए, ये सभी संदिग्ध है, और हम जानना चाहते हैं कि उस दिन ये राजस्थान किस काम से राजस्थान गए थे और उनका क्या काम था। दिल्ली पुलिस को एक लिस्ट सौंप देती है और कहती है कि एक लड़की की लाश मिली है, और जिस लड़की की हम पहचान करने में असमर्था है, आप ज़रा पता करके बताइए, किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट आपके यहाँ दर्ज है। तो दिल्ली पुलिस इस कड़ी को आगे बढ़ाती है और अपने डेटा खोलती है, और उसमें एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो 14 तारीख को ही दर्ज करवाई थी, और उस लड़की का नाम होता है प्रियंका, और वो 14 तारीख से अपने घर से लापता थी। पुलिस की काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार पुलिस को एक सुराग मिल जाता। एक गाड़ी होती है जो दिल्ली की रजिस्ट्रेशन होती है, पुलिस को वो संदिग्ध नज़र आती है। पुलिस उस गाड़ी के बारे में पता करती है, तो वो गाड़ी होती है एक सुनैना गुप्ता के नाम से रजिस्टर्ड, जो दिल्ली में रहती है, और वो इलाका भी वही होता है जहाँ से वो लड़की गायब हुई थी, प्रियंका खत्री नाम की जो लड़की थी। और जब उस फोटो से उस लड़की का मिलान किया जाता है उसके लाश वाली फ़ोटो से, तो वो फ़ोटो मैच कर जाती है। फोटो मैच करने के बाद में राजस्थान पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के वहीं पहुंच जाती है उनके घर, प्रियंका खत्री के घर,
प्रियंका खत्री जिसकी उम्र 28 साल थी, वो एक पेशे से ट्यूशन टीचर थी जो अक्सर किसी के घर जाकर के बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। उसका यही काम था। 14 मार्च की बात थी जिस दिन वो घर से अपनी माँ को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहकर निकली थी और एटीएम कार्ड भी ले गई थी, एटीएम से पैसे निकालने की बात ये कही थी। उसकी माँ का नाम रेखा बहल थी और वो प्रियंका का इंतजार करती रहती घर बैठ के, लेकिन करीब 4:30 बज जाते हैं तो वो नहीं आती। तो उसके फोन पे वो ट्राई करती है। फोन पे ट्राई करने के बाद में उसका फोन स्विच ऑफ आता है। तो वो उसके पिता पंकज खत्री को फोन करती है। पंकज से कहती है कि बेटी अब तक घर पे नहीं आई है। तो उसके पिता भी आकर के आस पड़ोस में उसको ढूंढते हैं और सभी रिश्तेदारों को फोन करके पूछते हैं और सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं और काफी तलाश करने के बाद में नहीं मिलती। तो देर रात 14 मार्च को ही एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है कि हमारी बच्ची ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर से निकली थी और अभी तक वो घर पे नहीं लौटी है। जब पुलिस को ये बातें पता लगती है तो पुलिस उनसे एक लिस्ट बनवाती है। पुलिस कहती है कि आप उनकी लिस्ट बना के दीजिए जहां जहां प्रियंका ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। तो उसके परिवार वाले पुलिस को एक लिस्ट दे देते हैं जिसमें सभी के नाम होते हैं जहां वो ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी बच्चों को, जिनके घर पे। और पुलिस उसका शव जो होता है वो परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। परिवार जैसे ही उसके शव को देखता है तो उनके परिवार में मातम छा जाता है कि वो उस दिन को याद करके रोते रहते हैं कि काश हमारी बेटी उस दिन नहीं गई होती तो उसके साथ ये हालत ना होती। राजस्थान के अलवर जिले में ततारपुर कस्बे की जो पुलिस थी वो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाती है। दोनों टीम के कुछ अधिकारी आपस में एक टीम बनाते हैं और उसके बाद जांच को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे उन सभी घरों से पूछताछ की जाती है जहां वो ट्यूशन पढ़ाने जाती है। लेकिन पुलिस को अचानक एक ऐसा घर मिलता है जिसमें एक औरत होती जिनके बच्चे स्कूल गए हुए थे और उसका पति गया हुआ था अपनी दुकान पे और वो घर में अकेली थी। और उससे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो वो नाम बताती है सुनैना गुप्ता। सुनैना गुप्ता का नाम सुनते ही पुलिस चौंक जाती है क्योंकि वह वही नाम था जिसकी गाड़ी पुलिस को संदिग्ध नजर आ रही थी और वो राजस्थान में भी उस दिन गई थी। और जब पुलिस उसको ये बात सुनती है तो पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस उससे पूछताछ पहले तो आराम से करती है और कहती है कि आप उसको कब से जानती है। तो वो बात आती है कि प्रियंका खत्री पिछले 7 साल से हमारे घर पे आके ट्यूशन पढ़ा रही है, हमारे बच्चों को ट्यूशन दे रही है, लेकिन 14 तारीख से अचानक वो नहीं आई। तो हमने उनके घर पे फोन किया तो उनके घर वालों ने बताया कि अचानक वो गायब हो गई है, इस वजह से ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ पा रही है और उसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है। जब ये बातें पुलिस को बताती है तो पुलिस उनसे कहती है कि आप अपने पति को बुलाइए, हम उनसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। तो सुनैना गुप्ता होती है, वह अपने पति को फोन करती है, उसको बुलाती है घर पे और पुलिस उससे भी पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को वो वही बातें बताते हैं जो सुनैना गुप्ता से उनको पता लगती है। जब पुलिस सारी बातें सुनती है तो पुलिस संतुष्ट नहीं हो पाती। पुलिस जानती है कि ये कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। तो पुलिस उनको सीसीटीवी की वो तस्वीरें दिखाती है जिनसे वो गाड़ी राजस्थान में घूम रही होती है। तो उनसे कहती है कि आखिरकार ये गाड़ी राजस्थान में क्या कर रही थी उस दिन, अगर तुम घर पे ही मौजूद थे 14 तारीख को तो ये गाड़ी राजस्थान में कौन लेके गया। तो वो सुनैना गुप्ता कहती है कि ये गाड़ी मेरी है, लेकिन मैं उस दिन घर पे ही थी, मुझे ये नहीं मालूम कि ये कौन लेके जाता है। पुलिस उसके पति से पूछताछ करती है तो उसका पति भी पुलिस को कुछ सही जवाब नहीं दे पाता है और हकलाता है जवाब देने में, डर सा जाता है। तो पुलिस को पक्का यकीन हो जाता है कुछ ना कुछ राज है जो ये छुपा रहे हैं। और पुलिस जब सख्ताई से पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने सारे एक एक करके सारी कड़ियां खुलने लगती है। पुलिस को पता लगता है कि गाड़ी की वो तस्वीर दिखाती है जो राजस्थान की एंट्री दिखाती है। तो उसके बाद उसकी पत्नी जो मना कर देती है कि मैं नहीं गई, तो उसके कपिल जो उसका पति होता है सुनैना गुप्ता का, कपिल गुप्ता, वो एक पेशे से बिजनेसमैन होता है और वो जब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो टूटने लगता है। पुलिस को वो बातें बताता है और पुलिस उसकी बातें सुनती है तो हैरान रह जाती है। वो पुलिस को बताता है करीब 20 साल की उम्र में प्रियंका खत्री जो थी वो उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आया करती थी। करीब 2 साल ट्यूशन पढ़ाने के बाद उनमें आपस में बातचीत होने लगी और दोनों में एक दूसरे में प्यार हो गया और प्यार इतना बढ़ गया कि वो सभी सीमाएं लांघ चुके थे और इसी के कारण वो दोनों की काफी गहरी दोस्ती और नजदीकी बढ़ी। काफी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन जब प्रियंका होती है वो कपिल पे कहती है कि अब मुझसे आप शादी कर लीजिए, हमारे काफी दिन हो गए हैं हमारी फ्रेंडशिप को। लेकिन जो कपिल होता है वो टाल देता है, वो कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता, मैं 2 बच्चों का बाप हूँ और मेरी पत्नी है और मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन इस बात को लेकर
प्रियंका उस पर दबाव बनाने लगी थी, शादी की जिद कर रही थी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि सुनैना को होते हुए वो उसे शादी नहीं करेगा। उधर उसके माँ बाप भी उसकी सगाई कहीं और करने की तैयारी कर रहे थे और वो लड़के की तलाश में थे। प्रियंका की 2 बार सगाई पहले हो चुकी थी। उसके पिता ने उसकी जबरदस्ती सगाई की थी। वो बार बार अपने कैरियर का झांसा दे करके अपने पिता और परिवार को मना कर देती थी कि मैं अभी शादी नहीं करवाऊंगी और मुझे अब अपना कैरियर बनाना है। इसी चक्करों में वो बार बार शादी के इस फैसले को टालती रही। उसके लगातार मना करने के बावजूद भी जब वो उसके घर वाले उसकी शादी तय कर देते हैं तो प्रियंका कपिल से उसकी बात करवा देती है, जिन लड़कों से वो शादी करने सगाई होती है। और वो कहता है कि ये मेरे संपर्क में है, मैं इससे प्यार करता हूँ। इस वजह से वो लड़के भी उसकी सगाई तोड़ दिया करते थे। इस वजह से उसके घर वाले भी परेशान रहा करते थे। प्रियंका के ऊपर बढ़ते दबाव की वजह से प्रियंका परेशान रहने लगी और वो कपिल को परेशान करने लगी। कपिल को बार बार शादी के लिए जोर दे रही थी। तो कपिल मना करता है तो एक दिन वो कपिल से कहती है कि तुम अपनी पत्नी का की हत्या कर दो और मुझसे शादी कर लो। जब ये बात उसको कपिल को बताती है तो कपिल डर जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार इसकी कितनी क्रूर सोच होगी है, ये किसी भी हद पे जा सकती है। लाख समझाने के बाद में प्रियंका कहती है कि ठीक है, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, लेकिन मुझे उसके लिए 50 लाख रुपए चाहिए। अगर 50 लाख रुपए आप नहीं दोगे तो मैं सबको ये बातें बता दूंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करने का वादा करके और मेरे साथ इस तरह का गलत काम किया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें जेल पहुंचवा दूंगी। तो ये बातें कपिल सुनता है तो वो डर जाता है और वो परेशान रहने लगता है। उसकी परेशानी का कारण जब उसकी पत्नी पूछती है तो वो अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है और उससे माफ़ी भी मांग लेता है। और वो ये भी बता देता है कि जो प्रियंका है वो मुझसे शादी के लिए दबाव बना रही है और तुम्हें मारने की बातें कर रही है। जब ये सब बातें सुनती है तो उसकी पत्नी जो होती है सुनैना गुप्ता, वो कहती है कि अगर तुमने उसको 50 लाख रुपए दे भी दिए तो इसकी क्या गारंटी है कि कुछ दिनों बाद में दोबारा ब्लैकमेल नहीं करेगी, कुछ दिनों बाद में फिर से आपको ब्लैकमेल करेगी। क्यों ना आप प्रियंका को ही अपने रास्ते से हटा दे और हम अपना सुखी जीवन जिए। जब उसको ये बात ऐसा लगता है कि प्रियंका को मिटा दे, उसको ये बात समझ में बैठने लगती है सुनैना की कही हुई बातें। और वो एक दिन एक प्लान बनाता है जिसके तहत वो उसको मारने का प्लान बनाता है। उसमें अपने 2 नौकर, जिसका नाम राजकिशोर नवल सिंह होता है, उन दोनों को शामिल कर लेता है इस प्लान में और कहता है कि उसको मारने के एवज में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और 14 मार्च के दिन, जिस दिन प्रियंका गायब होती है, उसी दिन उन अपने दोनों नौकरों को सुबह से शराब पिलाना चालू कर देता है कपिल गुप्ता। और शाम को करीब 4 बजे करीब फोन करता है, 3-4 बजे, और प्रियंका को फोन करके कहता है कि तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, आप जल्दी से आ जाइए। तो वो आ जाती है और आकर के ड्राइवर सीट के बराबर में वो बैठ जाती है। उसी गाड़ी में जो 2 नौकर होते हैं कपिल के, वो भी बैठे हुए होते हैं। और गाड़ी फिर धीरे धीरे चलने लगती है। गाड़ी धीरे धीरे चल के दिल्ली की सीमा क्रॉस करके हरियाणा में घुसती है। हरियाणा से गाड़ी राजस्थान में घुस जाती है। और वो फिर कपिल उसको बताता है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, कई दिन हो गए परेशान थे तो इसलिए हम घूमने का प्लान बनाया, हम राजस्थान घूमने जा रहे हैं। जैसे जैसे अंधेरा होता है, अंधेरा जब घेरने लगता है, लोगों की आवाजाही रोडों पे कम होने लगती है, तो कपिल अपने दो जो नौकर हो जो पीछे बैठे हुए होते हैं उनको इशारा करता है। इशारा करने के बाद में वो पीछे से ही पकड़ के उसका गला घोटने का प्रयास करते हैं, उसको मारने का प्रयास करते हैं। वो लड़की काफी जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसने अपनी टेप की आवाज तेज कर दी थी जिससे वो आवाज बाहर ना जा सके और उसका गला घोट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं कि ये मर चुकी है तो एक प्लास्टिक के बैग में उसके टुकड़े करके उस प्लास्टिक के बैग में भर देते हैं। फिर वो तलाश करते हैं राजस्थान की सड़कों पे घूमते घूमते किसी सुनसान जगह की जहां उनको कोई देखे नहीं। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उसको दिखता है ततारपुर चौराहे के पास जो इंदिरा बस्ती का पुलिया होता है, उस पुलिये सुनसान नजर आता है उनको, वहां कोई नजर नहीं आता। तो उस बोरे को उठा करके तीनों उस पुल के नीचे डाल देते हैं। जैसे ही वो पुल के नीचे डाल करके वहां से चले जाते हैं और फिर सुबह से भूखे प्यासे वो उस काम को अंजाम देने के लिए लगे होते हैं। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में उसी रोड से 2-4 बार उल्टे सुल्टे चक्कर लगाते हैं, जिससे लोगों को ये है कि ये लोग घूमने वाले हैं और किसी को उन पर शक ना हो। लेकिन यही बात उनको उल्टी पड़ जाती क्योंकि एक होटल के गार्ड ने उसको देख लिया था वहां घूमते हुए और घूमने के चक्करों में वो उनकी नजरों में आ जाता है।
और उसकी गार्ड की नज़रों में आने के बाद में पुलिस को पहला सुराग वहीं से मिलता है। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई उस तक पहुंचती है और उस पहुंचने के बाद में उनको गिरफ्तार करके पुलिस चालान पेश करती है उन्हीं के कहे अनुसार, जैसे वो बताते हैं, और अपना जुर्म कबूल करते हैं। पुलिस इस मामले को कोर्ट में भेज देती है सभी को गिरफ्तार करके, और ये मामला अभी तक विचाराधीन चल रहा है। आगे क्या होता है इस मामले में ये तो वक्त बताएगा, लेकिन किसी से अवैध संबंध को इस तरह से छुपाना और अवैध संबंध रखना वाकई में गलत है। ये कहानी का अंजाम होता है, ऐसा अंजाम होता है ऐसे लोगों के साथ। इसलिए ऐसा कोई भी काम जो समाज और परिवार की नज़रों में गलत हो वो नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने रिश्तों को मजबूती से बांध के रखें, विश्वास रखें और एक दूसरे से विश्वास बना के रखें। कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक के लिए कल हम फिर मिलेंगे आपसे ठीक इसी समय एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।